में फिफ्थ चैप्टर खत्म हुआ मांग और मांग की लोच के साथ। सिक्स्थ चैप्टर आपका कोई और है, साधन के प्रतिफल और पैमाने के प्रतिफल, लेकिन वो थोड़ा डिफरेंट है। अगर भगवान ने चाहा हमारे स्कूल रीओपन हुए तो हम वो चैप्टर तब पढ़ेंगे। बहुत सारे डायग्राम्स हैं उसमें। और ये जो चैप्टर मैं आज पढ़ाने आपको जा रही हूँ वो सम टाइप ऑफ मांग के जैसे लगेगा आपको, है उससे अपोजिट है। ये पूर्ति है, वो डिमांड था, ये सप्लाई है। इसकी टर्म्स बिल्कुल वैसी हैं जैसे मांग के नियम की थी, तो आपको वैसा वैसा लगेगा। थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है इसके कर्व्स वगैरह के बारे में। ये चैप्टर कंबाइन ही है, सेवन्थ, पूर्ति और पूर्ति की लोच। वहाँ मांग और मांग की लोच के अलग चैप्टर थे। बिल्कुल वैसा सब कुछ है इसमें, एक एक करके जैसा मांग के नियम में था। तो हम वन बाई वन उसकी स्टडी करेंगे। बिल्कुल एक जैसा चैप्टर है। जैसे आपने पढ़ा था मांग का नियम कि अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की कीमत के बढ़ने पर मांग कम होती है। लेकिन बच्चों जो पूर्ति जहाँ बात आती है, पूर्ति क्या होती है? एक उत्पादक बाजार में सप्लाई करता है ना वस्तुओं की, उसको पूर्ति कहते हैं। जैसे मांग के अर्थ था, वैसे यहाँ पूर्ति का अर्थ लिखा है कि एक फिक्स कीमत पर, एक फिक्स समय पर जब कोई अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए प्रस्तुत करता है बाजार में, वो होती है पूर्ति या पूर्ति की मात्रा। अब पूर्ति और पूर्ति की मात्रा वैसे एक ही लग रही है आपको, लेकिन अगर 2 नंबर के लिए इसकी डिफरेंस आता है तो देखो, पूर्ति क्या होता है? वो सारी मात्राएं जिनको एक उत्पादक विशेष समय पर विशेष कीमतों पर बेचने के लिए तैयार होता है। तो जितनी भी जो टेबल है आपका पूर्ति का कि ये कीमत है, ये सप्लाई है, वो पूर्ति कहलाएगी। लेकिन पूर्ति की मात्रा जितनी बिक्री की जाती है, यहाँ वो प्रस्तुत कर रहा है बेचने के लिए उत्पादक कि उसके पास इतना उत्पाद है और उसको वो इन कीमतों पर बेचने के लिए प्रस्तुत कर रहा है। लेकिन पूर्ति की मात्रा क्या होती है? ये वो वाली मात्रा होती है जो एक निश्चित कीमत पर एक निश्चित समय पर बिकने के लिए प्रस्तुत की जाती है। एक्चुअली थोड़ा सा फर्क है पूर्ति और पूर्ति की मात्रा में। यहाँ एक अलग क्वेश्चन बनता है आपका, पूर्ति और पूर्ति का स्टॉक। पूर्ति और स्टॉक में क्या फर्क है? स्टॉक शब्द आपने पहले भी सुना होगा कि इतनी वस्तुओं का स्टॉक है हमारे पास। अब पूर्ति भी वही है वैसे तो, कि कितनी वस्तुओं की सप्लाई की जाएगी या पूर्ति की जाएगी। लेकिन अर्थशास्त्र में थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। अर्थशास्त्र में वस्तु के स्टॉक को पूर्ति से अलग माना जाता है। स्टॉक का अर्थ होता है वो उत्पाद की कुल मात्रा जो एक विक्रेता बिक्री के लिए उपलब्ध करवा सकता है, और पूर्ति जो एक निश्चित कीमत पर बाजार में बेचने के लिए तैयार होता है। देखो, बहुत सारा स्टॉक होता है एक विक्रेता के पास, गोदाम भरा होता है, लेकिन सारी की सारी वस्तुओं को वो बेचने के लिए प्रस्तुत नहीं करता। कुछ को तो वो भविष्य के लिए रख भी लेता है। आपको पता है कि उत्पादन की और बिक्री की कुछ पॉलिसीज होती हैं। उत्पादक रख लेता है, हो सकता है इन फ्यूचर उसके रेट्स बढ़े तो वो कुछ चीज़ों को स्टोर करके रख लेता है। सारी की सारी को बेचने के लिए प्रस्तुत नहीं करता। जिनको वो प्रस्तुत नहीं करता अपने पास रख लेता है, वो स्टॉक है। और जिनको वो बेचने के लिए प्रस्तुत करता है वो पूर्ति है। पूर्ति स्टॉक के बराबर भी हो सकती है और कम भी हो सकती है, लेकिन पूर्ति कभी भी स्टॉक से अधिक नहीं हो सकती। देखो, एक उत्पादक है, उसने 5,000 मीटर कपड़ा पैदा किया और 50 मीटर प्रति मीटर की दर से वो 4,000 मीटर बेचने के लिए तैयार कर हो जाता है। तो जो 4,000 मीटर है वो पूर्ति हुई, और जो 1,000 उसने बचा के रखा वो स्टॉक हो गया। समझ में आ गया? ठीक है। जैसे मांग के नियम को प्रभावित करने वाले तत्व लिखे थे, सेम वैसे ही पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व भी हैं। पूर्ति किन बातों पर निर्भर करती है? वस्तु की कीमत जैसे मांग में थी, पूर्ति को निर्धारित करने में वस्तु की कीमत का विशेष महत्व है। अब पूर्ति का कीमत के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है, प्रत्यक्ष, घनात्मक। ऋणात्मक नहीं है मांग की तरह, घनात्मक है। मतलब कीमत जितनी ज़्यादा होगी पूर्ति उतनी ज़्यादा होगी। क्योंकि बच्चों, ये जो व्यवसाय है या बिजनेस है वो लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है। इसीलिए एक उत्पादक तब अपनी वस्तुओं को ज़्यादा बेचने के लिए तैयार होगा जब उसको अधिक कीमत मिलेगी।
क्योंकि कीमत का संबंध उसके लाभ से होता है। तो वस्तु की कीमत पूर्ति को प्रभावित करती है। दूसरा है संबंधित वस्तुओं की कीमत। किसी भी वस्तु से संबंधित वस्तु की कीमत भी पूर्ति को प्रभावित करती है। आप जानते हैं, आपने ये मांग में पढ़ा है कि दो तरह की वस्तुएं होती हैं, एक प्रतिस्थापन वस्तु होती है और एक पूरक वस्तु होती है। प्रतिस्थापन वस्तु वो वस्तु होती है जिसे हम दूसरी वस्तु के स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं। तो अगर प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी तो वो दूसरी वस्तु को कम बेचेगा, क्योंकि उससे उसको कम लाभ होगा। मान लो कोक और पेप्सी में पेप्सी की कीमत बढ़ जाती है, तो जो विक्रेता है वो जिसकी कीमत बढ़ी है, पेप्सी की कीमत अगर बढ़ी है तो वो कोक कम बेचेगा और पेप्सी अधिक पूर्ति करेगा। और जैसे पूरक वस्तुएं, जिनको संयुक्त पैदा होने वाली वस्तुएं भी कहा जाता है, जो मिलकर किसी वस्तु की मांग को पूरा करते हैं। तो मान लो एक वस्तु की कीमत में वृद्धि होगी तो दूसरी वस्तु की पूर्ति को बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि उस जो दूसरी वस्तु है उसके साथ बिकने में ही दूसरे की बिक्री भी होगी और उत्पादक को लाभ मिलेगा। उत्पादन के साधनों की कीमतें, जिन वस्तुओं को लेकर उत्पादक उत्पादन करता है उन वस्तुओं की कीमतें अगर बढ़ती हैं तो फिर उत्पादक को ज़्यादा महंगी पड़ेगी, वो उसको ज़्यादा कीमत अदा करनी पड़ेगी वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए, तो वो पूर्ति कम करेगा। और अगर वो सस्ती पड़ती हैं, उत्पादन के साधनों की कीमतें कम हैं, तो वो अधिक पूर्ति करेगा। फर्म के लक्ष्य, जो फर्में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन करती हैं वो दो तरह के उद्देश्य रख सकती हैं। या तो वो अपनी पूर्ति को अधिक करना चाहेंगे या अपने लाभ को अधिक करना चाहेंगे। अगर उनको लाभ अधिक करना है तो ऊंची कीमत पर बेचेंगे, अगर पूर्ति अधिक करनी, बिक्री ज़्यादा बढ़ानी है तो वो कम कीमत पर भी अधिक पूर्ति करेंगे। तकनीक में परिवर्तन, जिस टेक्निक से वो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कर रहे हैं अगर वो सुधर जाती है या इम्प्रूव्ड वाली तकनीक का इस्तेमाल करते हैं वो, तो वो क्या होगा, तो उनको वस्तुएं सस्ती पड़ेंगी तो वो कम कीमत पर भी अधिक पूर्ति करने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन अगर पुरानी तकनीक है तो क्या होगा, उनको जो उत्पाद है वो कॉस्टली पड़ेगा तो वो अधिक कीमत पर उसकी पूर्ति करेंगे। ये होगी व्यक्तिगत वाला। और दूसरा पोर्शन है पूरे बाजार में पूर्ति किन बातों पर निर्भर करती है। आपको ये क्वेश्चन कंबाइन रूप से आता है और इनसे और इनको मिला के आप पॉइंट्स लिख सकते हो। तो बाजार की पूर्ति, पूरे बाजार में जो वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति की जाती है वो किन बातों पर निर्भर करती है। वस्तुएं पैदा करने वाली फर्मों की संख्या, बिल्कुल आसान सी बात है, फर्में ज़्यादा होंगी तो वस्तुओं की पूर्ति अधिक होगी, फर्में कम होंगी तो वस्तुओं की पूर्ति कम होगी। कीमत में संभावित परिवर्तन, ये हमने मांग में भी पढ़ा है कि अगर फ्यूचर में किसी वस्तु की कीमत के बढ़ने के आसार हैं तो जो विक्रेता है वो वर्तमान में उन वस्तुओं को कम बेचेगा, क्योंकि उसको लगेगा कि भविष्य में अगर उनको बेचा जाएगा तो उसको अधिक लाभ होगा। अगर ये लगेगा कि फ्यूचर में वस्तुओं की कीमतों में कमी आने वाली है तो वर्तमान में वो उसी कीमत पर वस्तुओं को अधिक बेचेगा। कर तथा अनुदान, कर तथा अनुदान, ये जो गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, या तो ज़्यादा टैक्स लगाने हैं या तो सब्सिडी देनी है। तो अगर टैक्स ज़्यादा लगाना है तो भारी कर अगर उन पे लगेंगे तो उनको लाभ कम प्राप्त होने की उम्मीद होती है, और अगर उनको अनुदान प्राप्त होते हैं तो उनको लाभ अधिक होता है। तो अगर लाभ अधिक होगा तो वो पूर्ति अधिक करेंगे। प्राकृतिक तत्व, कृषि पदार्थों की पूर्ति प्राकृतिक पदार्थों पर भी निर्भर करती है। जैसे अगर वर्षा, जलवायु, भूमि की उर्वरता कैसी है, अगर ये चीज़ें उपयुक्त हैं तो उत्पादन अधिक होगा, अगर ये नहीं होगा तो पूर्ति कम होगी। फिर देखो, अगर मौसम अच्छा रहता है, बारिश अच्छी होती है तो गेहूं का उत्पादन अधिक होगा, इट मीन्स गेहूं की पूर्ति अधिक होगी। लेकिन अगर ये प्राकृतिक तत्व फेवर नहीं करते हैं कृषि इसके लिए कि वर्षा अच्छा नहीं होती है या बहुत ही अधिक हो जाती है, तो अगर फसल नष्ट हो जाती है तो पूर्ति नेचुरली ही कम होगी। ये आपका पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्वों वाला क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम मांग के नियम के जैसे पूर्ति का नियम, जैसे वहाँ लगाया था अन्य बातें समान रहने पर, यहाँ भी ये जो डेफिनेशन है वो इसी बात से शुरू होती है। पूर्ति का नियम क्या बताता है, अन्य बातें समान रहने पर जब वस्तु की कीमत अधिक होती है तो पूर्ति
की मात्रा भी अधिक होती है, और जब वस्तु की कीमत कम होती है तो पूर्ति की जाने वाली मात्रा भी कम होती है। इसका मतलब हुआ कि पूर्ति का कीमत के साथ घनात्मक संबंध है। हम इसको एक टेबल से समझाएंगे। मान लो कीमत 4 रुपए है, तो उत्पादक जो है वो 5 वस्तुओं की पूर्ति करेगा। कीमत 4 से बढ़ के 8 हो जाती है तो वो 5 से 10 की पूर्ति करेगा। जैसे बढ़ते बढ़ते कीमत बढ़ती जा रही है और पूर्ति की मात्रा भी बढ़ती जा रही है। इसी चीज को हम अब चित्र से प्रस्तुत कर सकते हैं। देखो वाई ओ, ये पता ही है आपको, ओ बाई एक्स पर हम कीमत लेते हैं और ओ एक्स पर हम लोग वस्तुओं की पूर्ति ले रहे हैं। आप सिर्फ क्वांटिटी भी लिख सकते हो। देखो यहाँ पे हमने कीमत ली है, तो कीमत है आपकी 16 तक है, तो आप इसको 16 तक बांट सकते हो 4 4 के गैप में, 4 8 12 16। और यहाँ पे 5 के डिफरेंसेस में ये बढ़ रहे हैं, तो 5 10 15 20 आपने ओ एक्स को बांट लिया। अब देखो 4 रुपये पर 5 वस्तुओं की मात्रा, 8 पर 10 की, 12 पर 15 की, 16 पर 12 की। ये देखो जब हम इनके मध्य बिंदुओं को मिलाएंगे तो घनात्मक वक्र बनेगा। नीचे से ऊपर की ओर को जब जाएगा वक्र, तो ये घनात्मक पूर्ति वक्र दर्शा रहा है। इसको हम एस एस लिखेंगे। क्यों? क्योंकि पूर्ति को सप्लाई कहते हैं, इसीलिए हम इसे एस एस से प्रस्तुत करेंगे। अब वर्णन तो कर ही सकते हो। तालिका में ये बताया कि जब 4 से बढ़ के 8 हो जाती है तो पूर्ति की इकाइयाँ 5 से बढ़ के 10 हो जाती है। इस प्रकार आप एक आध लास्ट वाले लिख सकते हो। चित्र का वर्णन करना है कि ओ एक्स एक्स पर हमने वस्तु की पूर्ति ली है और ओ वाई पर हमने कीमत ली है, और ज्यों ज्यों कीमत बढ़ती जाती है तो वस्तु की कीमत बढ़ती जाती है तो पूर्ति वक्र भी ऊपर की ओर को अग्रसर हो रहा है। और इसको हमने प्रूव कर दिया कि जैसे कीमत बढ़ती है तो पूर्ति की मात्रा भी बढ़ती है। ये नियम किन बातों पर निर्भर करता है कि ये नियम कब लागू होगा? अगर तकनीक में परिवर्तन नहीं होगा, फर्मों के लक्ष्य में परिवर्तन नहीं हो, साधन कीमतें स्थिर हों और संबंधित वस्तुओं की कीमतों में भी परिवर्तन नहीं होगा, और फ्यूचर में भी कीमतों के बढ़ने की कोई संभावना नहीं होगी। हम थोड़ा पार्ट कर रहे हैं इस चैप्टर का, आपने कंफ्यूज नहीं होना है। मांग के नियम में उसको ऐड नहीं कर देना है। मांग व्यक्ति तभी करता है अधिक वस्तुओं की जब कीमत कम होती है, लेकिन पूर्ति एक उत्पादक तभी ज़्यादा करता है जब उसको अधिक कीमत प्राप्त होती है। तो इस डिफरेंस को याद रखना है और इन क्वेश्चंस को तैयार करना है।